वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है, लेकिन ये सॉल्व करने के पहले आपको ये टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक्स बता देते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता हो तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बताना चाहेंगे, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट के अंडर में आता है। तो अगर आपने इसके पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर स्टडी नहीं किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। इसके पहले हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सारे वीडियोस आपको दिए थे, वो वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक और बात बताते हैं, ये जो टॉपिक है दैट इज लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक और इसके पहले का टॉपिक जो था कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका जो है वो लगभग सेम है। कॉचीज के प्रॉब्लम में और ये टॉपिक के प्रॉब्लम में कुछ सिमिलरिटीज है, क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बेसिक देखो। बेसिक की अगर बात करें तो आप चाहे तो अपने नोटपैड में ये लिख के रखो। देखो यहां पे हमने कुछ लिख के रखा है, ये क्या है तो हम आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसको लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में इतना लंबा नाम दिया है तो कुछ बुक्स में ओनली लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशंस ऐसा बस नाम दिया है शॉर्टकट में, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले समझ लो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है एक लीनियर इक्वेशन। आप ये इक्वेशन की तरफ जरा ध्यान दो, डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज a प्लस बी एक्स ब्रैकेट में टू द पावर n d टू द पावर n y बाय dx टू द पावर n प्लस a प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1 d टू द पावर n माइनस 1 y बाय dx टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू a n y इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है और यहां पे अगर हम ये d टू द पावर n y बाय dx टू द पावर n जो लिखा है यहां पे तो अगर हम d बाई डी एक्स के जगह कैपिटल D रखें तो इसके जगह आ जाएगा d टू द पावर n, इसके जगह आ जाएगा d टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह का ये इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ही एक्चुअली लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर आप इसको लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहां a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, a1 दिखाई देगा, a2 दिखाई देगा, a3 दिखाई देगा अप टू an। तो ये सब क्या है, ये है कांस्टेंट्स। यहां हमने लिखा भी है वेयर a b a1 a2 a3 अप टू an आर कांस्टेंट्स। और इक्वल टू के राइट साइड में यहां पे q ऑफ x है। q ऑफ x इट मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसा इसके पहले कॉचीज में था या जैसा इसके पहले हायर ऑर्डर में था, बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो हमने यहां लिखा है q ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अब हमें पर्टिकुलर हमें क्या करना है, ऐसा कोई इक्वेशन हमें ऐसे फॉर्म में दिया होता है, फिर हमें क्या करना होता है, वो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन में दो चीजें आती है, एक है CF और दूसरा है PI। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है टू फाइंड सॉल्यूशन कन्वर्ट अबव इक्वेशन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, ये आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और अगर आपको ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस इनडायरेक्टली हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऐसा बोलो, या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऐसा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। इसके पहले के टॉपिक कॉचीज में और इसमें यही एक सिमिलरिटीज है। इसके पहले भी हमने कॉचीज में भी हमने पर्टिकुलर कॉचीज के स्टैंडर्ड फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे और उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए थे। यहां पे भी करना है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, a प्लस बी एक्स के जगह e टू द पावर z पुट करना है। तो ऐसे में एक्सपोनेंशियल इधर शिफ्ट करो तो लॉग हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। ये एक्सपोनेंशियल इधर आया तो लॉग बन गया यहां पे।
और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है a प्लस बी एक्स डी के जगह b d1 ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। उसके साथ साथ a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो आपको b स्क्वायर d1 माइनस वन ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर क्यूब के फॉर्म में है तो आपको b क्यूब d1 माइनस वन d1 माइनस टू ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, और एंड सो ऑन। आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं, जैसे पावर 4 के लिए भी, पावर 5 के लिए भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई भी फॉर्म में आ सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये आप अपने नोटपैड में अभी लिख के रखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ये पहला वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और दूसरा वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरे वाले में बस हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स के जगह कैपिटल डी पुट किए, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन क्या करना है यहाँ पे हमने बताया है। चलो फाइनली अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि ये हमने जो आपको बताया है इसका यूज कैसे करना। चलो प्रॉब्लम जो आज हमें सॉल्व करना है उसकी अगर बात करें तो देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। देखो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम जब आता है तो वहां मेथड का नाम नहीं लिखा रहता है। देखो क्या लिखा है, ओनली सॉल्व। इसके पहले कॉचीज के टाइम भी हमने आपको ये बात कही थी, उसके पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम भी हमने ये बात आपको कही थी। आपको पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये कॉचीज का प्रॉब्लम है या लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। इसके पहले हमने कॉचीज के टाइम बताए थे, अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऐसा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर होता है या एक्स क्यूब होता है या एक्स होता है, मतलब वहां पे वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है ना। कॉचीज के टाइम उसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है। यहां पे लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करना, तो सिंपल है। जैसे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे ए प्लस बी एक्स का फॉर्म रहेगा। देखो ये ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, ये भी ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, तो ऐसा फॉर्म रहेगा जैसे हमने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहा था ना। ये देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने आपको क्या बताया, वही तो बताया कि ये देखो डी टू द पावर एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन के सामने क्या है, ए प्लस बी एक्स। यहां पे भी देखो ए प्लस बी एक्स, ऐसे ए प्लस बी एक्स का फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। अगर ए प्लस बी एक्स का फॉर्म दिखा तो समझ लेना वो लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है, और फिर हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? तो यहां पे आइडेंटिफाई कैसे करना है हमने आपको बता दिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो फाइनली अब हमें ये इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अब हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा इसके पहले बताए थे क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो देखो कैसे होता है बताते हैं आपको। तो देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरा यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये हम यहां लिख लेंगे। अब ये डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हम इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो कैपिटल डी के फॉर्म में लिखो, जैसा हमने इसके पहले कहा था कि डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे। चलो यहां पे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल डी का स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 1 प्लस एक्स कैपिटल डी ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां पे y कॉमन ले लो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में से y कॉमन ले लो, तो जब हम y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कैपिटल डी प्लस 1 और बाहर कॉमन ले लिए y इक्वल टू ये जो राइट साइड है वो सेम है 2 साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो पहला प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करा के दे रहे, हो सकता है उसके वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते ही है। तो देखो हमने ये जो फॉर्म लाया है, ये फॉर्म कौन सा है, तो हमने आपको जो अभी थोड़ा सा बेसिक बताए थे ये फॉर्म में आ गया। देखो इसमें आप देख सकते हैं y कॉमन लिया है ना, बिल्कुल ये फॉर्म में हमने ला लिए। ठीक है, तो हम अब यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज, तो ये देखो हमने यहां लिखा है दिस इज
लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन। और अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको क्या कहा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको कन्वर्ट करो इनटू अ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, देखो डी स्क्वायर के आगे कुछ है, डी के आगे कुछ है। और अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमने आपको इसके पहले क्या कहा था, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, देखो a प्लस बी एक्स के जगह e टू द पावर z रखना है और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे वही करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, ये a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पे भी है। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या सब्स्टिट्यूट करो, तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट करो, दैट इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर z, ऐसा सब्स्टिट्यूट करो। 1 प्लस एक्स के जगह e टू द पावर z, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, z इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये जो एक्सपोनेंशियल है वो इधर आ गया तो log बन गया इस तरह से। और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है d1 इंटू d1 माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूट करना है। और 1 प्लस एक्स डी, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है ओनली d1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है। कैसे समझ में आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने क्या कहा था, आपको याद करो जरा, हमने आपको कहा था कि ये a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है ना, देखो a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है। a यानी ये देखो यहाँ a की वैल्यू 1 है और बी एक्स का कोएफिशिएंट है b, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो a और b की वैल्यू 1 है। ये हमने यहाँ पे क्यों बताया, वो इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इसके पहले क्या बताए थे, ये देखो सब्स्टिट्यूशन जो करना है उसमें a प्लस बी एक्स डी, इसके जगह आपको b d1 पुटअप करना है। यहाँ b d1 है, यहाँ पे देखो b स्क्वायर d1 माइनस 1 है, यहाँ b क्यूब है, तो b का वैल्यू आपको यूज करना है ना सब्स्टिट्यूट करते समय। ये देखो a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह b स्क्वायर d1 माइनस 1 है। तो अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें b का वैल्यू 1 है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर के फॉर्म में है ना ये, तो यहाँ पे b स्क्वायर d1 आना चाहिए है ना, b स्क्वायर d1 माइनस 1 आना चाहिए। तो b का वैल्यू 1 है, तो b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, इसलिए हमने वो नहीं लिखे। समझ में आया, ऐसा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूट करना है, हमने आपको फाइनली बता दिए। अब चलो फाइनली अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो सब ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो चलो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर बोल दो कोई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। और अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो ये a प्लस, ये देखो सॉरी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसके जगह आ जाएगा d1 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखते हैं d1 माइनस 1, ऐसा। उसके बाद 1 प्लस एक्स डी, इसके जगह आ जाएगा d1, ओके। फिर प्लस 1, बाहर में है y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 साइन लॉग ऑफ, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 साइन ऑफ z, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स यानी z पुट करना है ना, देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह z पुट करना है, तो यहाँ 2 साइन z ऐसा आ गया, ठीक है, ओके। ये सब्स्टिट्यूट कैसे किया समझ में आया ना। यहाँ पे 1 प्लस होल स्क्वायर डी स्क्वायर है, 1 प्लस होल स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हमें रखना है d1 माइनस 1, देखो d1 माइनस 1 आ गया। उसके बाद 1 प्लस एक्स डी की जगह d1 रखना है, तो देखो d1 रखे, ऐसा है, प्लस 1 ऑफ y, इस तरह से, इज इक्वल टू 2 साइन z। तो फाइनली अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो यहाँ पे d1 से मल्टीप्लाई करो अंदर में, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 2 साइन z, ठीक है। तो यहाँ d1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस 1 इज ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन z। तो फाइनली क्या ये कन्वर्ट हो गया, यस बिल्कुल, ये फाइनली हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म ला लिए। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर दे दो, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और अब
इसके दो सॉल्यूशंस निकालना है, पहला CF एंड दूसरा PI। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम CF के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक स्पेशल वीडियो था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI का भी हमने स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसके थ्रू आपको PI के टोटल 6 केसेस उसकी जानकारी वहां से हो जाएंगी। तो दोनों वो वीडियोस देखना जरूरी है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्लेलिस्ट को विजिट करो हमारे यूट्यूब चैनल पे, स्टार्टिंग में ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वीडियो नंबर 1, 2, 3 वगैरह इस तरह से। तो चलो अब इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। दो सॉल्यूशंस निकालना है, CF और PI। तो CF निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है इसको 0 के साथ इक्वेट करो बस। तो हम यहां लिख लेंगे d1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालो, इसके दो रूट्स आएंगे क्योंकि पावर 2 है ना इसलिए। तो हम यहां लिख लेंगे d1 स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, -1 मतलब आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -1 मतलब आई स्क्वायर। सो देयरफॉर d1 इज इक्वल टू, हमें रूट मिल जाएगा प्लस माइनस आई। तो फाइनली हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिया है। क्या रूट्स मिले हैं, प्लस माइनस आई। इसका मतलब ये किस टाइप के रूट्स है, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। देखो 4 टाइप के रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। ओके, और अब इसका यूज करके CF का इक्वेशन लिख लो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन लिखो। देखो इक्वेशन ऐसा बनेगा, CF का इक्वेशन। सो CF इक्वल टू, हम यहां लिख लेंगे C1 cos ऑफ Z प्लस C2 साइन ऑफ Z। अब ये हमने कैसे लिखे, तो उसके लिए आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म सुनो क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो ये जो है ना, ये फॉर्म इसके साथ कंपेयर, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इसमें अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है। तो ऐसे में CF का इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, देखो CF इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ये x के फॉर्म में है, लेकिन हमें लिखना है z के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ z के फॉर्म में है ना, इक्वल टू के राइट साइड में z है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको z के फॉर्म में लिखे, यहाँ पे हम z कर लेते हैं। चलो आपको z करके बताते हैं। तो z करे तो ये ऐसा z हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा। अब देखो क्या कहा था हमने, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अल्फा 0 है तो यहाँ e टू द पावर अल्फा z यानी e टू द पावर 0z, यहाँ अल्फा की जगह रखो 0। ठीक है, और बीटा की जगह रखो 1, तो यहां से बीटा हट जाएगा, यहां से बीटा हट जाएगा, तो क्या बचा e टू द पावर 0z, e टू द पावर 0 यानी 1। मतलब ये अगर हम इसको अगर छोड़ दें तो क्या बचा, C1 cos z प्लस C2 sin z। ये देखो C1 cos z प्लस C2 sin z, ऐसा है वो। तो ये हमने CF का इक्वेशन यहां बना लिया है। तो ऐसे जगह आपको गलती नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसलिए हमने आपको कहा था CF की जानकारी होना चाहिए, रूट्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, CF का इक्वेशन लिखते कैसे हैं बाय यूजिंग द रूट्स, वो पता होना चाहिए। इसलिए कहा था वो इनिशियल वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, हम इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गया CF का इक्वेशन यानी पहला सॉल्यूशन, ये लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ Z है। इसको x के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि वैसे भी जो फाइनल आंसर है वो हमें x के फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो CF इक्वल टू C1 cos ऑफ Z, Z यानी ये देखो Z यानी log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ Z यानी अगेन log ऑफ 1 प्लस एक्स। हो गया, ये है हमारा CF, फाइनल CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहला सॉल्यूशन हमने ये निकाल लिया है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो PI निकालते हैं अब, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI का फार्मूला देखो क्या है, सो नाउ PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू फार्मूला ऐसा है, देखो स्टैंडर्ड फार्मूला बताते पहले, 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स।
ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअली। अगर एक्स के फॉर्म में और डी के फॉर्म में हो तो 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पी आई का ये फार्मूला है। अब यहां पे आपको क्या पुटअप करना है, देखो यहां पे आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी है उसके जगह आपको ये रखना है, ये ब्रैकेट आपको रखना है, ये एफ ऑफ डी के जगह ये ब्रैकेट आपको यहां रखना है, डी1 स्क्वायर प्लस 1। और ये जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स के जगह आपको ये रखना है, ये 2 sin z, ये उठा के यहां रखना है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फार्मूला था, एक्स के फॉर्म में बताए थे, लेकिन आपको ये z वाला आपको यहां लिखना है। मतलब अगर हम इसको z के फॉर्म में लिखे तो चलो हम आपको z के फॉर्म में बताते हैं। तो यहां आपको z के फॉर्म में लिखना है और ये d1, ये देखो मतलब ये फार्मूला बन गया 1/f ऑफ d1 इंटू क्यू ऑफ z। तो ये देखो ये है f ऑफ d1 और ये है q ऑफ z, ऐसा है वो। तो चलो पुट करेंगे और पी आई फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गई स्लाइड ये। चलो न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहां तक समझ में आया पहला सॉल्यूशन जो हमने निकाले। चलो न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड हम ले रहे हैं, यस ये ले लिए हैं। और अब चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। तो पी आई का फार्मूला लिखा है हमने, तो पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ d1, मतलब ये ब्रैकेट d1 स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहां लिख लेंगे d1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और q ऑफ z माने ये 2 sin z, तो हम यहां लिख लेंगे इंटू 2 sin z। ये देखो हमने ये यहां लिख दिए। ओके, अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको पी आई के केसेस की जानकारी होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये कौन से केस में आता है। तो sin z है ना, तो ये केस 2 में आता है, sin z है ये केस 2 में आता है। क्या है केस 2, चलो केस 2 के बारे में बता देते हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं। देखो पी आई फाइंड आउट करते समय अगर 1/f ऑफ d इंटू साइन ए एक्स ऐसा हो या cos ए एक्स अगर ऐसा हो, साइन ए एक्स या cos ए एक्स में से अगर कुछ भी हो, x के फॉर्म में है, चलो आपको z के फॉर्म में बता देते हैं क्योंकि हम z के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो z के फॉर्म में। चलो ये देखो, अगर साइन ए जेड या कॉस ए जेड के फॉर्म में अगर हो, यहां पे 1/f ऑफ डी इंटू ऐसा अगर हो, तो आपको क्या करना है, डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। देखो ये है डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है। आपको डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है, लेकिन ये पुटअप करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो फिर आप पुट कर नहीं सकते। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आपको पुट नहीं करना है, फिर आपको न्यूमरेटर में लिखना है z और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। चलो यहां करके देखते हैं, ये रूल यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पे क्या है, 2 sin z, sin z, z का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू यहां पे 1 है। हमने कहा था ना डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है, तो यहां d1 स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 1 स्क्वायर रखो। और देखो पहले 0 आ रहा है क्या, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, चलो चेक करके देखते हैं। 1/d1 स्क्वायर यानी माइनस ऑफ ए स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 1 प्लस 1, अरे ये तो 0 आ रहा है। हमने d1 स्क्वायर के जगह -1 रखे क्योंकि ए स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, ये देखो है ना, ए की वैल्यू 1 है ना, तो आपको डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 1 स्क्वायर यानी -1, माइनस अलग रखना है और ए स्क्वायर अलग रखना है। तो देखो हमने पुट करके देख रहे हैं, ये तो 0 हो रहा है, -1 + 1 ये 0 हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने आपको क्या कहा था, पुटअप करते समय चेक करो कि 0 हो रहा है क्या। अगर 0 नहीं हो रहा है तो ही पुट करना है, और अगर 0 हो रहा है तो पुट नहीं करना है। तो अभी देखो 0 हो रहा है तो पुट मत करो, पुट मत करो तो क्या करो, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में लिखो z और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो d1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2d1, ठीक है, और 2 sin z एज इट इज 2 ऑफ sin z। ये देखो, तो अब हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे z बाहर ले लो, 1/d1 इंटू sin z, ऐसा, ठीक है। और अब 1/d1 है, 1/d1 यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था d यानी डिफरेंशिएशन, तो 1/d यानी इंटीग्रेशन, तो यहां पे 1/d1 है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। मतलब अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि z यहाँ पे ये z बाहर है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, सो इंटीग्रेशन sin z इंटू डी जेड, ऐसा है वो।
तो बस इसको इंटीग्रेट करो, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस जेड कॉस जेड, ऐसा। बस यही हमारा पी आई है, पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमें यहाँ पे पी आई मिल गया, लेकिन ये जेड के फॉर्म में है, तो जेड का वैल्यू पुटअप करो ना। जेड का वैल्यू क्या था, इसके पहले हमने बताए थे ना, सो पी आई। यहाँ पे भी हमने जेड का वैल्यू पुटअप किए थे, देखो जेड का वैल्यू रखे थे log ऑफ 1 + x, वही रखना है यहाँ पे। सो माइनस log ऑफ 1 + x इंटू कॉस ऑफ log ऑफ 1 + x। तो फाइनली हमने पी आई फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज द पी आई। और इस तरह से जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सी एफ और पी आई निकालना पड़ेगा, तो सी एफ निकाले थे वो ये था, पी आई निकाले हैं वो ये है। अब बस ये सी एफ और पी आई को ऐड करो, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे, तो इधर लिख लेंगे। ठीक है, सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, so जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो y इक्वल टू सी एफ ये है, तो यही से हम कॉपी कर लेते हैं ना, ये सी एफ है, तो ये सी एफ है, ये सी एफ है प्लस पी आई ये वाला। ठीक है ना, तो ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, तो ये पी आई हमें रखना है यहाँ पे, ये हमने रखे और बस खत्म। इसमें और कुछ सॉल्व थोड़ी करना रहता है। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, बस नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में भी आप जब सॉल्व कर रहे तो आपको ऐसा लिखना चाहिए प्रॉपरली सिस्टमेटिकली, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। और इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीटेड। चलो इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा के देते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इजी प्रॉब्लम लिए थे, लेकिन इसके आने वाले दिनों में हम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेंगे। अच्छा, ये इजी था इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आया था, ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो हमने स्टार्टिंग कैसे किए थे, तो हमेशा आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप का है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का था, क्योंकि देखो a + bx के फॉर्म में है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले d/dx के जगह कैपिटल D के फॉर्म में रखे, उसके बाद हमने इसको, ये है लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो 1 + x के जगह e⁻z रखना है, तो z का वैल्यू निकाले वो ये। उसके बाद ये इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन भी करना है। ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन करते समय आपको चेक करना है b का वैल्यू क्या है, क्योंकि b के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ऐसा कुछ इक्वेशन मिला, थोड़ा सा हमने सॉल्व किए, तो ये हमने फाइनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है, पहला CF दूसरा PI। तो CF निकालने के लिए पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, उसके रूट्स निकाले, और रूट्स निकले इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ओके, और यहाँ पे रूट्स निकाले, रूट्स का टाइप देख के हमने CF का इक्वेशन लिख लिए और x के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिए। अब PI फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, और PI यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना शुरू किए, और काफ़ी आसानी से हमें PI मिल गया। ये देखो यहाँ पे बस हमने केस 2 प्रॉपरली अप्लाई किए, केस 2 अप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे केस फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो गया है ना। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में z लिखे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करे, और फिर आगे चल के हमने इंटीग्रेट वगैरह किए, तो आसानी से हमें PI मिल गया। और ये PI है, एट द लास्ट CF और PI को ऐड किए, और ये हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीटेड। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, ब्रैकेट में है 2x + 3 होल स्क्वायर d²y/dx² -2 ब्रैकेट में 2x + 3 dy/dx -12y = 6x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में आपको बताए थे। चलो सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ से कॉपी करके लिख लेते हैं। देखो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि
इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है उसकी वजह से। देखो ये हमने लिख दिया। अब इसको सबसे पहले कैपिटल डी के फॉर्म में रखो। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे डी बाई डी एक्स है वहाँ पे कैपिटल डी रखो। तो ये ब्रैकेट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर कैपिटल डी, y हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 2x प्लस 3 ऑफ डी, यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए डी स्क्वायर, और यहाँ पे डी रहेगा माइनस 12। और अब हमने कॉमन ले लिए y इक्वल टू 6x। ये देखिए फाइनली हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपरली ला लिए। देखो ये जो हमने बताए थे हमने ये फॉर्म में ला लिए। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर y है, हमने y कॉमन ले लिया है ना, हमने ये फॉर्म में ला लिया उसको। ये देखो ओके, सो दिस इज, हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन। ओके, और अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूट क्या करना, पुट करो ये जो ब्रैकेट है ना 2x प्लस 3, इसके जगह 2x प्लस 3 के जगह e टू द पावर z पुट करो। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले बताए थे a प्लस बी एक्स के जगह e टू द पावर z, वैसे 2 प्लस 3x के जगह e टू द पावर z। तो यहाँ पे z क्या होगा, बस एक्सपोनेंशियल इधर शिफ्ट करो तो लॉग हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 2x प्लस 3। ओके, यहाँ पे a क्या है b क्या है तो पता रखो, हम यहाँ लिख के देते हैं आपको। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है a और b, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ax प्लस बी के a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है ना। ओके, ये क्या है 2x प्लस 3 लिखा है, यानी ही 3 प्लस 2x। तो इसको a प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करो। अब समझ में आ रहा है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है। ये देखो हमने वो लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे अगर x आपको अगर निकालना है तो x क्या होगा, x क्या होगा, ये 3 को उधर शिफ्ट करो और 2 से डिवाइड करो, 1/2 e टू द पावर z माइनस 3। ये देखो ये हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है क्योंकि इसको भी आगे हमें पुट करना है ना, इसलिए। ओके, ये 3 को उधर शिफ्ट किए माइनस 3 हो गया और 2 से डिवाइड कर लिया, 1/2 e टू द पावर z माइनस 3। ओके, ये हमने x भी निकाल लिया सब्स्टिट्यूट करने के लिए। और क्या पुट करना है, तो आपको क्या करना है 2x प्लस 3 स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है 4 d1 माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, और 2x प्लस 3d, इसके जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2d1। देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमने कैसे लिखे। चलो आपको इसके पहले के स्लाइड में लेके चलते हैं, जिसमें हमने बेसिक बताए थे उसमें लेके चलते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ये देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था, a प्लस बी एक्स को e टू द पावर z से सब्स्टिट्यूट करो, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। देखो a प्लस बी एक्स को e टू द पावर z से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर हमने एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट किए तो लॉग हो गया। इसके बाद हमने यहाँ क्या बताए थे, देखो ये देखो ये वाली स्टेप देखो, ये a प्लस बी एक्स डी, अगर ऐसा है तो b d1 ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, इसके जगह b d1 है ना। ये देखो 2x प्लस 3d, इसकी जगह b d1, ये b है, b की वैल्यू 2 है ना, हमने बताया था ना b की वैल्यू 2 है, b d1 यानी 2d1 ऐसा। उसके बाद ये वाली स्टेप देखो, ये a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो b स्क्वायर d1 माइनस 1, b स्क्वायर d1 माइनस 1 है ना। तो ये देखो इसके जगह b स्क्वायर d1 माइनस 1, ये b स्क्वायर है क्योंकि b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4, इसलिए 4 आया, ऐसा है वो, समझे। तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल लाइटली मत लो। ये टॉपिक कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग होता है उनको, ओनली बिकॉज क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको a और b क्या है वो भी लिख के दे दिए और क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो भी बता दिए। चलो अब फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो यहाँ पे है 2x प्लस 3 स्क्वायर डी स्क्वायर,
तो इसके जगह आएगा ये 4d1 d1 माइनस 1, 4d1 d1 माइनस 1। ओके, इसके जगह -2 2x प्लस 3d, तो 2x प्लस 3d के जगह आएगा 2d1, मतलब ये 2 और ये 2d1, मतलब -2 उसके बाद 2d1 ऐसा। उसके बाद -12 ऑफ y, -12 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू क्या लिखा है 6x, x यानी ये 1/2 e टू द पावर z माइनस 3। ओके, मतलब ये 6/2 e टू द पावर z माइनस 3। ये देखिए 6x, x के जगह आ गया 1/2, तो इसलिए 6/2 हो गया ऐसा। सब्स्टिट्यूट हमने पूरी तरह से कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो तो ये हो गया 4d1 स्क्वायर माइनस 4d1 माइनस 4d1 माइनस ऑफ 12 ऑफ y इक्वल टू ये 3, हम इसको ऐसा लिख लेंगे 3 e टू द पावर z माइनस 9 ऐसे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा टर्म्स, एक मिनट कैंसिल नहीं, ये प्लस हो जाएगा इसका, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये हो गया 4d1 स्क्वायर माइनस 8d1 माइनस ऑफ 12 ऑफ y इक्वल टू 3 e टू द पावर z माइनस 9। तो फाइनली ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का इक्वेशन, या फिर इसको आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर दे दो, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझ में आया? तो ये जो ब्रैकेट है ये f ऑफ d1 के प्लेस पे है, ये f ऑफ d1 और ये y है और ये इक्वल टू ये q ऑफ z है, z के फॉर्म में। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखो, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो ऐसा है f ऑफ d1 ऑफ y इक्वल टू q ऑफ z, z के फॉर्म में और d1 के फॉर्म में। ये तो क्या ये इसी फॉर्म में है? यस, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, एक ही है। देखो f ऑफ d1 ये ब्रैकेट ऑफ y इक्वल टू q ऑफ z। अब इसके आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है, एक CF और एक P है। तो चलो पहले CF निकालते हैं, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये जो ब्रैकेट है f ऑफ d1 इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा 4d1 स्क्वायर माइनस 8d1 माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, हमने कर लिया। अब इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालना सिंपल है। तो ये 4 से पहले डिवाइड करो तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2d1 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैनुअली सॉल्व करो। मैनुअली अगर सॉल्व करना है तो कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -2 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए, एक है -3 और एक है +1। ठीक है, तो देखो -3 + 1, -3 + 1 को मल्टीप्लाई करो तो -3 आता है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो -2 आता है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d1 - 3 d1 + 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर d1 इक्वल टू -1 एंड 3। तो ये हमें दो रूट्स मिल गए। ओके, अब ये रूट्स का टाइप चेक करो और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन लिख लो। तो ये -1 3 किस टाइप के रूट्स है? तो ये हो गया रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। तो इसके लिए CF का इक्वेशन ऐसा रहेगा, CF का इक्वेशन तो हम लिख लेंगे C1 e टू द पावर -z, ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर 3z। ठीक है, क्योंकि ये z के फॉर्म में है ना, ये देखो ये z के फॉर्म में है इसलिए z के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है। तो रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है यार रियल एंड डिफरेंट के लिए। देखो C1 e टू द पावर m1z प्लस C2 e टू द पावर m2z, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। m1z m2z, m1 यानी पहला रूट, m2 यानी दूसरा रूट। तो पहला रूट -1 है और दूसरा रूट 3 है। तो m1 की जगह -1 रखो तो ऐसा, और m2 के जगह 3 रखो तो ऐसा, ऐसा है वो। हो गया, CF का इक्वेशन बन गया।
ओके, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। तो ये हमारा सी एफ यानी ये हमारा सी एफ हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो z का वैल्यू पुट कर लो, या तो z का वैल्यू आखिरी में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी पुट कर सकते हैं या आखिरी में भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन। अगर z का वैल्यू पुट करना है तो क्या पुट होगा पता है? ये देखो z का वैल्यू, ये log ऑफ 2x + 3, ये हमें बस यहाँ पुट करना है। ठीक है, वो हम आखिरी में कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे भी सी एफ यहाँ पे नीचे और जगह नहीं है, हमें पी आई के लिए न्यू स्लाइड ले लेना है, तो वो हम आखिरी में कर लेंगे। सी एफ में z की वैल्यू आखिरी में पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी पुट कर सकते हैं, बीच में भी पुट कर सकते हैं पहले, या आखिरी में भी पुट कर सकते हैं। चलो अब पी आई निकालते हैं, पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब चलो अब हम पी आई फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी आई फाइंड आउट करने का फार्मूला, पी आई इक्वल टू 1/f(d1), हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे, एंड q ऑफ z। देखो डायरेक्टली z के फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे q ऑफ z ये है, ये उठा के यहाँ रखो, और f(d1) ये है, तो ये उठा के यहाँ रखो। ठीक है, तो चलो रखते हैं। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई f(d1) यानी ये, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4d1² - 8d1 -12। ठीक है, एंड q ऑफ z यानी वो 3e⁻z -9, ऐसा। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी केस अप्लाई होगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ केस 1 लगेगा और इसमें भी केस 1 लगेगा। तो चलो लगाएंगे। सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये फ्रैक्शन से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, और फिर केस 1 अप्लाई करो। कांस्टेंट 3 है वो बाहर ले लो, तो यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट 3/4d1² - 8d1 -12 इंटू e⁻z। पहले टर्म को मल्टीप्लाई किए, ऐसा आ गया, 3 बाहर ले लिए, यहां -9 बाहर ले लो, न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये सेम रहेगा। ओके, और इंटू यहां पे 1 यानी e⁻0 लिख सकते हैं, 0z, e⁻0z। और अब यहां पे केस नंबर 1 अप्लाई करो। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 ये कहता है कि e⁻ अगर az के फॉर्म में अगर हो, तो आपको क्या करना है, d1 के जगह a की वैल्यू पुट करना है। अगर e⁻az के फॉर्म में अगर हो 1/f(d1), है ना, पी आई फाइंड आउट करते समय अगर ऐसा हो, देखो केस नंबर 1 है, 1/f(d1) e⁻az ऐसे फॉर्म में अगर हो, तो आपको क्या रखना है, d1 की जगह a पुट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आप पुट कर नहीं सकते, तो d1 की जगह a पुट करो। तो यहाँ z का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 है, और यहाँ z का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, मतलब यहाँ a का वैल्यू 0 है। तो चलो देखते हैं, पुट करो बोला, पहले हम पुट करके देखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या। तो यहाँ a की वैल्यू अगर आप 1 पुट अप करोगे, यहाँ d1 की जगह आपको a पुट करना है, d1 यानी a यानी 1 पुट करना है, तो ये 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। तो चलो हम पुट कर लेंगे, आसानी से पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय d1 की जगह a पुट करना है यानी 1, सो 4d1² यानी 4 × 1 -8 × 1 -12 इंटू e⁻z हो गया। और यहाँ पे भी पुटअप करो, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में d के जगह a यानी 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 -12 इंटू e⁻0z यानी 1। तो आपने अगर वो नहीं लिखे, ओनली 1 लिखे तो भी चलता है, ठीक है। और अब देखो ये क्या बनता है, ये हमें रिजल्ट मिलेगा, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में ये 4 - 8 -12 -8 -12 मतलब -20, 4 -16 e⁻z, और ये -12 प्लस 9/12 प्लस 9/12 यानी 3/4। ओके, बस इतना, और बस फाइनली इसको रिड्यूस करके ऐसा लिख दो। सो देयरफॉर हमें पी आई यहाँ पे मिल रहा है, पी आई इक्वल टू ये 3/4 पहले लिख लो, -3/16
इंटू ई टू द पावर जेड बाद में लिख लो। तो ये हो गया पी आई, हो गया सी एफ और पी आई दोनों मिल गए थे, दोनों को अब ऐड कर लो तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने कहा था ना कि जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है आखिरी में। सी एफ और पी आई मिल गया है, ये सी एफ है, ये पी आई है। तो चलो जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं अब। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, हम यहां पे लिख लेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है ना। तो y इक्वल टू सी एफ ये है, ये सी एफ है, ये लिख देंगे सी एफ यहां पे, और पी आई है प्लस 3/4 माइनस 3/16 ई टू द पावर जेड। तो ये देखो हमने जनरल सॉल्यूशन यहां बना लिया, लेकिन ये जेड के फॉर्म में। अब हमें जेड का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें एक्स के फॉर्म में तैयार करना है, हमें एक्स के फॉर्म में यहां पे तैयार करना पड़ेगा। तो एक्स के फॉर्म में तैयार करना है तो क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो पुट करो यहां पे, जहां पे जेड होगा, देखो क्या था स्टार्टिंग में, जेड के जगह लॉग ऑफ 2x + 3 ऐसा था ना, जरा चेक कर लेते हैं, पहले स्लाइड में है z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x + 3। या फिर एक काम करो ना, ये e टू द पावर z के जगह पुट कर लो 2x + 3 सीधा सीधा, ये भी चलता है ना। तो e टू द पावर z के जगह सीधा सीधा 2x + 3 लिख लो, वही एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल उधर शिफ्ट करते हैं तो लॉग हो जाता है, ऐसा रखे तो भी चलता है। सो y इक्वल टू ये क्या होगा, c1 e टू द पावर -z, मतलब 2x + 3 टू द पावर -1, और यहां पे प्लस c2 2x + 3 का पावर 3 हो जाएगा। यहां पे e टू द पावर 3z है ना, मतलब ये ब्रैकेट का पावर 3, और उसके बाद प्लस 3/4 माइनस 3/16 e टू द पावर z, यानी 2x + 3। ये देखिए, इसको कुछ करना है क्या सॉल्व आगे, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, कुछ आगे कैंसिल वगैरह होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे इसमें, ये जैसे इनवर्स वगैरह है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखोगे, लेकिन जरूरत नहीं है, रहने दो इसको ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हम नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमने लिख लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आपको अगर लगता है तो और एक दो स्टेप्स आप चाहे तो सॉल्व करो, रिड्यूस करो, अगर कैंसिल होता होगा, कुछ कॉमन वगैरह होता होगा तो, लेकिन जरूरत नहीं है तो इसको रहने दो ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है ऐसे भी, ठीक है। सो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज करा के देते हैं स्टार्टिंग से, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए। और देखो यहाँ पे हमने जो दिया था उसको कैसे सॉल्व किया हमने, तो सबसे पहले हमने रिलेशन चेक किए, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ये लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन ये टॉपिक का था, तो हमने पहले क्या किए, यहाँ पे d/dx की जगह हमने कैपिटल D रखे, y कॉमन ले लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए। इसके बाद हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखो, ये सब्स्टिट्यूट करना है, इतना सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करते समय b का वैल्यू क्या है वो जरा ध्यान रखना, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 4 आ गया है ना, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, और यहाँ b यानी 2 आ गया। इस तरह से ये जरूरी है काफी। इसके बाद हमने पूरा सब्स्टिट्यूट किए, फिर सॉल्व किए, तो ये हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन मिल गया। फिर यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के 2 रूट्स निकाले और ये CF का इक्वेशन लिख लिए। फिर PI फाइंड आउट करने के लिए ये हमने PI का एक फार्मूला लिखे, और यहाँ पे हमने केस नंबर 1 लगा दिए। केस नंबर 1 में आपको D के जगह A पुट करना होता है, तो यहाँ D1 के जगह हमने वही A पुट किए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, सॉल्व किए, आसानी से PI मिल गया। और एट द लास्ट हमें बस CF और PI को ऐड करना था, हमने ऐड करके यहाँ पे x के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो e टू द पावर z के जगह हमने सीधा सीधा उसका वैल्यू 2x + 3 पुटअप कर दिए, और ये हमें सोल्यूशन मिला। इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था लेजेंड्रीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। लेजेंड्रीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, ब्रैकेट में है 3x + 2 होल स्क्वायर d² y/dx² + 5 ब्रैकेट में 3x + 2
dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है ये हम यहां लिख लेंगे। तो हमने ये लिख लिए। अब यहां पे सबसे पहले इसको, जैसा हमने कहा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसको कैपिटल डी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है तो जहां जहां पे डी बाई डी एक्स है वहां कैपिटल डी रखो। देखो यहां पे ही है, यहां पे भी है, ठीक है। और सभी में से y कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हम यहां लिख लेंगे 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 2 डी माइनस 3 y ले लो कॉमन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखिए फाइनली हमने जैसा बताए, हमने लेफ्ट हैंड साइड में y कॉमन ले लिए और साथ में हमने d बाई डी एक्स के जगह कैपिटल D पुट किए। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर बोलो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको वो फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो। लेकिन हम यहां पहले स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन। तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, दिस इज द लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन। और अब हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो आपको एक बार बेसिक वाले स्लाइड में लेके चलते हैं। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए a प्लस बी एक्स के जगह e टू द पावर z रखना है और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा। तो चलो हम वो लिखते हैं, दैट इज पुट, यहां पे a प्लस बी एक्स का फॉर्म ये है 3x प्लस 2। तो ये 3x प्लस 2 के जगह e टू द पावर z पुट करो, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इधर शिफ्ट करो तो लॉग हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2, ये देखिए ऐसा, ओके। और अगर आपको यहां से x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू भी मिल सकता है। x का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये 2 उधर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा और फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है 1/3 e टू द पावर z माइनस 2। ये देखो ये x का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको यहाँ x निकालना है तो x का वैल्यू, ये 2 को उधर शिफ्ट करो माइनस हो गया और 3 से डिवाइड कर दो तो ये x है। तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है। और हमें सब्स्टिट्यूशन और क्या करना है वो देखो, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और 3x प्लस 2d इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देखो। ये जरूरी है क्योंकि देखो हमने यहां बताया है, देखो a प्लस बी एक्स डी, इसके जगह आपको बी डी वन ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। और a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर डी वन माइनस 1 ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो वो स्टेप हमें यहां पे देखो बताते हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा, उसके लिए a और b सबसे पहले चेक करो क्या रहेगा। तो a का वैल्यू यहां पे 2 है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, और b का वैल्यू यहां पे 3 है। कैसे, सिंपल है, क्योंकि जो एक मिनट, क्योंकि यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है 3x प्लस 2 है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x प्लस 2 है ना, 3x प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 3x बोलो। और अगर इसको a प्लस बी एक्स के फॉर्म में, अगर इसको a प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। तो वही तो हमने यहां बताया, a और b हमने बता दिए। अब ये b का रोल यहां पे है। तो ये देखो अगर ऐसा है तो हमें इसको b स्क्वायर, ऐसा था ना b स्क्वायर डी वन माइनस 1, ऐसे फॉर्म में हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9। तो हम इनडायरेक्टली यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे कि 9 d1 इंटू d1 माइनस 1 ऐसा। और अगर ये है तो क्या लिखना होता है, b d1 ऐसा लिखना होता है ना। b की वैल्यू क्या है 3, तो यहां लिख दो 3 d1, ये देखो, ओके। ये b स्क्वायर d1 माइनस 1, ओके। और ये b d1 एक बार लेके चलते हैं वहां पे, ये देखो ऐसे फॉर्म में है तो b स्क्वायर d1 माइनस 1, और ऐसे फॉर्म में है तो b d1, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में।
ये सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो फाइनली अब सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन में, और देखते हैं फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, तो इक्वेशन नंबर 1 में ब्रैकेट में है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसके जगह आएगा 9d1 d1 माइनस 1, 9d1 d1 माइनस 1। ठीक है, इसके जगह आ गया। उसके बाद 5 3x प्लस 2d, 3x प्लस 2d के जगह 3d1 रखना है, मतलब 5 3d1 प्लस 5 इंटू 3d1, ये देखो इसके जगह हो गया। उसके बाद -3 ब्रैकेट पूरा, ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x यानी ये देखो x यानी ये 1/3 e टू द पावर z माइनस 2, ये x की वैल्यू तो हम यहां पे लिख देंगे 1/3 e टू द पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो ये x है, वो x उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, नीचे कर लेते हैं उसको फिर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद x प्लस 1, x यानी तो हम यहां लिख लेंगे प्लस x यानी 1/3 e टू द पावर z माइनस 2, ये x और ये फिर प्लस 1, ऐसा है। एक मिनट, इसको उठा के नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, और अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। ओके, ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन सब समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट था ये पहला, ये पहला ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये x का स्क्वायर था, इसलिए ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x ये था। ओके, और अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9d1 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, तो ये हो जाएगा 9d1 स्क्वायर माइनस 9d1। ठीक है, उसके बाद प्लस 15d1 माइनस ऑफ 3 ऑफ y। तो राइट साइड में यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर वगैरह कर लेते हैं, 1/3 यानी 1/9 हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2z माइनस ऑफ 4 e टू द पावर z प्लस ऑफ 4। ठीक है, और यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, e टू द पावर z/3 माइनस 2/3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9d1 स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6d1, है ना, 9d1 प्लस 15d1 दैट इज 6d1, सब्सट्रैक्शन किए, माइनस 3 ऑफ y इक्वल टू। ओके, अब यहाँ नीचे में क्या रहेगा, यहाँ पे 1/9 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, e टू द पावर 2z/9 माइनस 4 e टू द पावर z/9 प्लस 4/9, और बाकी ये जो कंटेंट है ये एज इट इज, ये देखो। और अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सेम रखो, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ओके, राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होगा। ये e टू द पावर 2z/9, ये तो पहला टर्म एज इट इज रहेगा। अब ये e टू द पावर z और e टू द पावर z वाला टर्म है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा -12 और ये प्लस ऑफ 9, -12 प्लस ऑफ 9 मतलब माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, ये -3 e टू द पावर z/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9 इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे हम इसको कट करके यहाँ पे 1/9 लिख देते हैं सीधा सीधा। सो e टू द पावर z/9। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और यहाँ पे 4/9 माइनस 2/3 प्लस 1, इनमें भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो सबसे पहले 4/9 माइनस 2/3 करो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12, यहाँ पे लिख के बताते हैं स्टेप वाइज, अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 6/27। ओके, इसका मतलब ये माइनस ऑफ 2/9।
ठीक है, और फिर वो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 प्लस ऑफ 9 -2 प्लस ऑफ 9/9। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा 7/9। इसका मतलब फाइनली 7/9 रहेगा। तो हमने यहाँ पे सब कैलकुलेशन करके देख लिए, तो 7/9, तो फाइनली +7/9 हो गया। देखो इस तरह से फाइनली हमने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे तैयार कर लिए। इसको एक सिंगल इक्वेशन में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा अब सिंगल इसमें। ये देखिए, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अब, क्योंकि इसी का यूज़ करके आगे हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। कैसे इक्वेशन फाइंड आउट किया समझ में आया ना, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए। एग्जाम में भी जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जल्दबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा स्टेप वाइज सॉल्व करो। अगर गलत हो गया तो फिर आपकी पूरी मेहनत चली जाएंगी, टाइम जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो करेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल स्टेप वाइज आराम से करो। अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो आपको स्टेप वाइज करने से क्या होता है कि अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कुछ आंसर्स अगर लिखते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, तो ये देखिए, ये हमें रिलेशन मिला। तो ये जो इक्वेशन है ये है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमने आपको कहा था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्म में हमें पहले कन्वर्ट करना है ना, तो वो फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमें इक्वेशन मिला है और अब हम इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, पहला CF, दूसरा PI। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले CF निकालते हैं। ठीक है, तो CF निकालना है तो आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें आपको पहले बता देते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये पहला ब्रैकेट ये है f ऑफ d1। इसको हम एज अ f ऑफ d1 लेंगे क्योंकि ये d1 के फॉर्म में है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ d1, f ऑफ d1 ऑफ y। और ये पूरा z के फॉर्म में है तो ये पूरा q ऑफ z है। ये क्या है, पूरा q ऑफ z। ये f ऑफ d1 ऑफ y इक्वल टू q ऑफ z। ओके, अब चलो CF पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा और ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करने के लिए ये जो ब्रैकेट है यानी f ऑफ d1 है, इसको 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एक न्यू स्लाइड ले लिया है और यहाँ पे अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट हटा देते हैं, इधर हम सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो जैसा हमने कहा ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो, तो ये है 9d1 स्क्वायर माइनस ऑफ 6d1 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसके रूट्स निकालो। एक मिनट, यहाँ +6d1 है, एक्सट्रीमली सॉरी, +6d1। और अब इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2d1 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो या तो मैन्युअली सॉल्व करो। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से आसानी से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैन्युअली सॉल्व करो। मैन्युअली सॉल्व करना है तो आपको क्या है कि ऐसे 2 रूट्स, आपको ऐसे 2 नंबर सोचना पड़ेगा जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन -3 हो और जिनका एडिशन जो है वो 2 हो। तो ऐसे 2 नंबर सोचो, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है ना आपको? क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे आपको पता है, जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम है ना, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे a b c क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -1 है। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अगर आपको मैन्युअली सॉल्व करना है, तो अगर आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो वो तो एक झटके में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैन्युअली सॉल्व करके बताते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करें, -b का वैल्यू -2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू a यानी 3, c यानी -1, तो यहाँ प्लस हो गया वो। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 ऐसा, तो ये -2
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 4 प्लस ये 12 है ना, मतलब ये 16 अंडर रूट ऑफ 16 आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 6। तो ये -2 प्लस -4 अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा -2 प्लस 4 बाय 6, ये पहला रूट, और दूसरा रूट यहाँ पे -2 माइनस 4 बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 4 यानी 2 बाई 6 यानी 1/3। पहला रूट है D1 1/3 और दूसरा रूट है यहाँ पे ये -1 हो जाएगा इस तरह से। तो फाइनली हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। रूट्स मिले हैं 1/3 एंड -1, दे आर द रूट्स। ओके, और रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए 1/3 एंड -1। और अब ये रूट्स का टाइप चेक करो और टाइप देख के आप यहाँ पे CF का इक्वेशन बनाओ। तो चलो CF का इक्वेशन बनाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन। तो रूट्स का टाइप क्या है, किस टाइप के रूट है ये? तो ये है रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स, 1/3 एंड -1, रियल एंड डिफरेंट। तो CF का इक्वेशन ऐसा होता है, देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, C1 e⁻ m1z प्लस C2 e⁻ m2z। ठीक है, ये देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए। ये m1 है, ये m2 है, m1 m2, पहला रूट m1 1/3, दूसरा रूट m2 -1। तो यहाँ m1 के जगह 1/3 रखो और m2 के जगह -1 रखो। और z के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में पूरा इक्वेशन z के फॉर्म में है ना, इसीलिए। तो चलो हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी इनडायरेक्टली z/3 और ये -z। तो ये देखो CF का इक्वेशन बन गया, ये है CF फाइनल कंफर्म, ये आपका CF है और ये z के फॉर्म में है। आप चाहे तो z का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, आखिरी में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले करेंगे तो भी चलता है, आखिरी में करेंगे तो भी चलता है। तो ये CF फाइनल हो गया। C1 CF का इक्वेशन क्या मिला हमें, C1 e⁻z/3 प्लस C2 e⁻−z। और अब चलो PI फाइंड आउट करेंगे, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो लिख लेंगे, PI का फार्मूला है 1/f(d1) इंटू Q(z), ये फार्मूला है। तो f(d1) यानी ये ब्रैकेट, ये f(d1) हमने कहा था ना, f(d1) और Q(z) मतलब ये पूरा, तो वो हम यहां लिख लेंगे। तो PI इक्वल टू f(d1) यानी ये 9d1² प्लस 6d1, ठीक है, -3 और Q(z) यानी ये पूरा e⁻2z/9 माइनस e⁻z/9, ठीक है, प्लस 7/9। और अब ये PI हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब यहां पे आपको केस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस यहां पे अप्लाई होगा। तो हम यहां पे केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे, क्योंकि e⁻2z है, तो e⁻2z या e⁻z के लिए केस नंबर 1 इज अप्लीकेबल। सबसे पहले इसको स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करो अंदर में, है ना, यहाँ पे ये फ्रैक्शन से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो और कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेना। ठीक है, जैसे यहाँ 1/9 बाहर आएगा, 1/9 बाहर है, देन ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा फ्रैक्शन एज इट इज यहाँ पे, ठीक है, इंटू e⁻2z, ये पहला हो गया, ये देखो ऐसा। उसके बाद -1/9 फिर से बाहर, और ये देखिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है हमें, यहाँ पे ये 2 हटाना है। ये देखो इसमें 1/9 बाहर है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा, और आखिरी वाले में 7/9 पूरा बाहर आएगा प्लस, तो ये हम यहां लिख लेंगे आखिरी वाला टर्म, प्लस ये 7/9 प्लस 7/9 पूरा ब्रैकेट इंटू e⁻0z, क्योंकि यहाँ पे 7/9 इंटू 1 है ना, 1 यानी e⁻0z हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी केस 1 लगेगा, इसमें भी केस 1 लगेगा, इसमें भी केस 1 लगेगा। अब केस 1 क्या है, केस 1 के रूल पता है क्या आपको? केस 1 का रूल ये है कि अगर
अगर e टू द पावर ए जेड के फॉर्म में हो, जैसे e टू द पावर ए जेड, यहाँ a का वैल्यू 2 है, e टू द पावर ए जेड a का वैल्यू यहाँ 1 है, e टू द पावर ए जेड यहाँ a का वैल्यू 0 है, z का कोएफिशिएंट यानी a। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ जहां जहां पे d1 है वहां पे a पुट करो, d1 की जगह a पुट करना है तीनों में। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ d का वैल्यू, यहाँ d1 की जगह 2 पुट करो, यहाँ d1 के जगह 2 पुट करो क्योंकि a का वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या करोगे, तो d1 के जगह 1 पुट करो क्योंकि a का वैल्यू 1 है, और इसमें क्या करोगे, यहाँ पे d1 के जगह 0 पुट करो क्योंकि a का वैल्यू 0 है। यहाँ पे जहां जहां d1 है वहां 2 पुट करो, यहाँ पे जहां जहां d1 है वहां 1 पुट करो, और यहाँ पे जहां जहां d1 है वहां 0 पुट करो। लेकिन पुट करने के बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आप पुट कर नहीं सकते, और जहां तक ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टर्म्स है कि ये 0 नहीं होगा, तो चलो हम पुट करेंगे 1/9। पहले ये बाहर है, और अब देखो यहाँ पुट अप करेंगे 1/9 d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, मतलब 9 4 जा, ठीक है ना, 36। उसके बाद प्लस 6d1 यानी 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 3 इंटू e टू द पावर 2z। हो गया, पुट कर दिए। ये तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, पुट हो रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे -1/9 बाहर है, यहाँ पे पुट करो, जहां जहां d1 है वहां पे 1 पुट करो। सो 9 ये 9 प्लस 6 माइनस 3, ओके, और बाहर में है e टू द पावर z प्लस 7/9। यहाँ d1 जहां जहां पे वहां 0 पुट करो, मतलब यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और ये -3 बचेगा, मतलब ये -1/3 बचा। ओके, हो गया, बस पी तो मिल गया हमें। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो तो फाइनल पी हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर फाइनल पी यहाँ पे मिलने वाला है। तो फाइनल पी क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, 36 और 12 मतलब ये 48 माइनस 3 मतलब 45 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 इंटू 9 अगर हम करें तो ये हो रहा है 405, इसका मतलब 1/405 या e टू द पावर 2z/405। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 9 और 6 15 माइनस 3 करो, है ना, मतलब ये 12 है ना, और 12 9 जा करना पड़ेगा, 12 9 जा, तो -1 e टू द पावर z ऊपर में, e टू द पावर z/108, 12 9 जा 108। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस बाहर ले लो, ये हो जाएगा 7/36 नहीं 27, ये देखो। और ये फाइनली हमने पी फाइंड आउट कर लिया, ये पी मिल गया, पी यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। हमने आपको कहा था ना 2 सॉल्यूशन निकालना है, CF और PI, तो 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। ये था CF, ये है PI, ये भी Z के फॉर्म में है, ये भी Z के फॉर्म में है। अब हमें इसको X के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन में हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में है, चलो जनरल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक और न्यू स्लाइड ले लेंगे, तो वहां पे हम जनरल सॉल्यूशन बना लेंगे। यस, तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, चलो बनाते हैं जनरल सॉल्यूशन। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, CF और PI का यूज करना है बस। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा y इक्वल टू CF प्लस PI ऐसा। तो y इक्वल टू CF ये था, ठीक है, तो ये CF लिख लेते हैं, ये CF है, ये हमने यहां से लिख लिए, ये CF लिख लिए, प्लस PI मतलब ये है ना, तो ये भी हम लिख लेंगे यहां से। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आएगा वहां पे, ये देखो ये PI यहां लिख दिए, हो गया। तो फाइनली हमने जनरल सॉल्यूशन बना रहे, लेकिन ये पूरा Z के फॉर्म में है। अब Z के जगह Z का वैल्यू पुट करो ना, यहाँ Z के फॉर्म में है, या e टू द पावर Z का वैल्यू पुट करो। क्या था, तो पहले स्लाइड में चलते हैं। तो हमने जब सब्स्टिट्यूशन का अनाउंस किए थे, देखो ये सब्स्टिट्यूशन हमने अनाउंस किए थे ना, ये देखो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन करना है, हमने बताए थे आपको। तो अगर e टू द पावर Z है तो e टू द पावर Z के जगह 3x प्लस 2 लिख सकते हैं, और अगर Z लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो हम ये पुट करेंगे, तो पुट करो, यहां पे पुट करो e टू द पावर Z के जगह 3x प्लस 2, तो ये हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू C1 e टू द पावर Z/3, e टू द पावर Z/3 यानी यहां पे
3x प्लस 2 टू द पावर 1/3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस C2 e टू द पावर माइनस जेड, यानी 3x प्लस 2 टू द पावर -1 ऐसा, क्योंकि e टू द पावर z यानी ये है ना, तो e टू द पावर माइनस जेड यानी पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर 2z यानी ये 3x प्लस 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 405 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ e टू द पावर z यानी -3x प्लस 2 बाय 108 और ये -7/27 एज इट इज। ये देखो, ये सब कुछ हमने x के फॉर्म में लिख लिया है और बस यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व अगर आपको लगता है कि ये सॉल्व होगा तो सॉल्व करो, अगर आपको लगता है ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे नो डाउट। कई बार क्या होता है कि एक दो स्टेप सॉल्व हो जाती है और लेकिन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कॉमन होगा ना कुछ क्या कैंसिल वगैरह होगा, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दो। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको स्टार्टिंग से पूरा आपको रिवाइज करा के देते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए। ओके, 2 से 3 स्लाइड्स में हमने इसको सॉल्व किया है। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपको हमेशा चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है। तो ये देखो, ये लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैपिटल डी रखे, d/dx की जगह y कॉमन ले लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और अब हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो ये देखो, 3x प्लस 2 की जगह e टू द पावर z पुट कर रहे हैं, तो z का वैल्यू ये होगा। उसके साथ साथ हमने यहाँ x फाइंड आउट कर लिए। x काफी जरूरी है क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड में x था तो वो z के फॉर्म में पुट अप करना पड़ेगा इसलिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूट करना है ना, इसके जगह ये 9d1 d1 - 1 और 3d1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। फिर पूरा सब्स्टिट्यूट किया हमने और बिल्कुल स्टेप वाइज यहाँ पे सॉल्व किए, धीरे धीरे सॉल्व किए, रिड्यूस किए और ये फाइनली हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म मिल गया। और अब इसके 2 सॉल्यूशंस निकालना है, CF और PI। तो इसके बाद हमने CF निकालना शुरू किया। तो CF के लिए हमने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने मैनुअली कैसे सॉल्व करना बता दे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पे सॉल्व किए। रूट्स मिले 1/3 एंड -1 और इसका यूज करके हमने CF का इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद PI, तो PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये फार्मूला लिखे f(d1) और ये q(z) राइट साइड में जो था वो पूरा। और फिर हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिए, सबसे पहले तो अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ केस नंबर 1 अप्लाई किए। केस नंबर 1 अप्लाई करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना था। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, हमने सब सब्स्टिट्यूशन कर लिए बराबर, धीरे धीरे रिड्यूस किए और ये हमें PI मिला। दिस इज द PI। ओके, और एट द लास्ट हमें CF और PI को ऐड करना था। तो ये देखो, ये लास्ट में हमने जनरल सॉल्यूशन y = CF + PI ऐसा लिखे, CF और PI को ऐड किए, लेकिन ये z के फॉर्म में था, हमें इसको x के फॉर्म में लिखना था। तो e टू द पावर z यानी 3x + 2 जो हमने स्टार्टिंग में लिख लिए थे वही हमने यहाँ लिखे और बस यहाँ पे हमने वो सब्स्टिट्यूट कर लिए, x के फॉर्म में आ गया और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमने ये लिख लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया है। अब ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो, काफी ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो घर से ही प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो ये था लेजेंडरीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।